तो देखो क्लास 12 सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स का आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन यूट्यूब में जो फ्रीली अवेलेबल था वो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही है। फ्रॉम सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड सिर्फ पर एक ही वीडियो जो है यूट्यूब में आएगा, बाकी पूरा नहीं रहेगा। दैट विल बी ओनली फॉर दी पेड बैच स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को इनरोल करवाना होगा जितने भी ऑनलाइन में है। तो देखो तीन करके क्लासीफाई है, 3 है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला और 3 है इंडियन इकोनॉमी। तो पहला जो 3 चैप्टर है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें से नेशनल इनकम ऑलरेडी हम लोग कर लिए हैं, है ना, नेशनल इनकम हो गया है, सिंपल केनीजियन और बैलेंस ऑफ पेमेंट बाकी है। अब हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रिमेनिंग 3 चैप्टर है 4, 5, 6, उसमें से यूनिट 4 दैट इज ब्रीफ रेफरेंस टू कॉलोनियल पास्ट, ये वाला चैप्टर करेंगे, ये वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है ना, ताकि दोनों एक साथ बैलेंस होकर चले। क्योंकि देखो वो वाला जो इकोनॉमिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इंटरेस्टिंग है, टफ है। इंडियन इकोनॉमी जो है 4, 5, 6 ये इजी है, बोरिंग है। तो हम एक बार में पूरा टफ पढ़ा देंगे और फिर एक बार में पूरा बोरिंग वाला पढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए बैलेंस करने के लिए एक चैप्टर वहां से, एक चैप्टर यहां से, 1, 4, फिर 2 and 5, फिर 3 and 6, ऐसे करके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 ब्रीफ रेफरेंस टू कॉलोनियल पास्ट, पेज नंबर 56। पहले हम स्टार्टिंग में बता दे रहे दिस चैप्टर इज वेरी वेरी बोरिंग। ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग है। रीजन इसलिए बिकॉज इसमें बहुत सारा चीज लगेगा देखिए कि सर तो हिस्ट्री पढ़ा रहे, इसमें बहुत सारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री वाला टॉपिक है, ठीक है। कौन सा है पेज नंबर 56 ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले इस टॉपिक का बैकग्राउंड को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड। ब्रीफ रेफरेंस टू दी कॉलोनियल पास्ट, ये मतलब क्या है ब्रीफ रेफरेंस टू दी कॉलोनियल पास्ट। हम लोग का जो देश है इंडिया, इट वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, ये ब्रिटिशर्स के अंडर था। ये बात तो हम लोग को पता है सबको ही। हम लोग को आज़ादी कब मिला? 2014 में, 1947 में। व्हाट्सअप मत करोगे नहीं तो बहुत कोई बोलेगा 2014 में आज़ादी मिले। नहीं भाई, 1947 में आज़ादी मिल गया था, ठीक है। तो उससे पहले इंडिया वॉज अ ब्रिटिशर्स कॉलोनी, मतलब ब्रिटिश रूल करता था इंडिया में, ठीक है ना। तो इंडिया में ब्रिटिश रूल करता था। यहाँ पे बोला गया ब्रीफ रेफरेंस टू कॉलोनियल पास्ट, मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इकोनॉमी का क्या कंडीशन था, क्या स्ट्रक्चर था, किस तरह से चल रहा था, वो सब थोड़ा इसमें डील होगा। देखो सिलेबस में इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर, फैक्टर्स कॉजिंग बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, ड्रेनेज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। हम लोग को पता है भाई ब्रिटिश कुछ भलाई के लिए आया था कि चलो भाई हम लोग जो है एक डेवलप्ड कंट्री है तो हम लोग जो जा रहे हैं यहाँ पे इंडिया में थोड़ा भलाई कर देंगे। नहीं, वो लोग अपना फायदा के लिए आए थे कि जितना लूट सको लूट के ले जाओ, है ना। हर चीज लूट कर ले गया यहाँ से, और वर्ड जो लूट है उसको भी लेकर चले गया। लूट इज अ हिंदी वर्ड, लेकिन अभी वो इंग्लिश में भी यूज होता है, समझ में आया। तो ब्रिटिश लूटेड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द वर्ड लूट, उसको भी ले जाके अपना इंग्लिश लिटरेचर में, लैंग्वेज में ऐड कर दिया, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी जो था वो मेनली कॉलोनियल कंट्रोल में था लगभग 200 साल के लिए, और ड्यूरिंग दिस टाइम इंडियन इकोनॉमी को हेविली एक्सप्लॉइट किया गया है, लूटा गया है बाय द ब्रिटिश इन वेरियस वे, अलग अलग फॉर्म में लूटा गया है।
अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे करके इंडियन इकोनॉमी सफर किया है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान कैसे करके इंडियन इकोनॉमी को सफर करनी पड़ा है। तो नंबर 1, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर। देखो आज भी देखना, कोई भी इलेक्शन होता है तो हम लोग कोलकाता में सिटी में बैठ के तो हम लोग को खेती बाड़ी से उतना मतलब नहीं है। हम लोग बोलते हैं क्या खेती बाड़ी से होगा, नहीं, इंडिया का बैकबोन, इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन आज भी एग्रीकल्चर है। तो उस वक्त तो और ज्यादा था, इंडिया पूरा का पूरा आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, उस वक्त तो पूरा ही डिपेंडेंट था। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या हाल था, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड जो सेक्टर है उसका क्या हाल था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियन एग्रीकल्चर मेनली बैकवर्ड और स्टैग्नेंट था। इंडियन एग्रीकल्चर जो था वो मेनली बैकवर्ड और स्टैग्नेंट था। क्या मतलब है बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट का, मतलब बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज हो रहा था, और स्टैग्नेंट मतलब कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रहा था, वैसे ही एक जगह ठहरा हुआ था। ब्रिटिश एक्सप्लॉइट करता था एग्रीकल्चर को अपना इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, और इससे इंडियन फार्मर्स और इंडिया का फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराता था। अब रीजन क्या था, इंडियन एग्रीकल्चर क्यों बैकवर्ड और स्टैग्नेंट था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सबसे पहला रीजन था उसका लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी आज भी इंडियन एग्रीकल्चर में है, उस वक्त तो और ज्यादा था। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या था, लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है मान लो ये 1 एकड़ जमीन है इंडिया में और ये 1 एकड़ जमीन है ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया में अगर 1 एकड़ जमीन से फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 टन अनाज हो रहा है, तो इंडिया में यही 1 एकड़ जमीन में 1 टन ही अनाज होगा। तो आउटपुट जो था, प्रोडक्टिविटी लो था, मतलब सेम एरिया में बाहर में जितना आउटपुट था, इंडिया में द आउटपुट वॉज नॉट दैट ग्रेट। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था इंडिया का, ठीक है ना, एंड आउटपुट वॉज वेरी लो, आउटपुट बहुत लो था उस वक्त। इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था, भाई खेती के लिए तो पानी चाहिए ना, पानी के लिए उस वक्त मेनली डिपेंडेंट था बारिश के ऊपर। वो लगान मूवी देखे हो ना, कैसे लोग बार बार गाना गा रहा है कि भाई बारिश हो जाए, बारिश, पुराना कुछ भी मूवी देखना खाली गाना गाता कि बारिश हो जाए, बारिश होने लगे, ठीक है, बट इट वॉज नॉट इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन। अब बारिश होना तुम्हारा कंट्रोल में है भाई, कि तुम कुछ पल के फूक दोगे बारिश होने लगेगा, नहीं। अब तुम जितना भी बोल दो कि हम तो ये किया था वो किया था, दुआ है भाई, अब दुआ कर सकते हैं, यू कैन प्रे, बट इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो अब पानी चाहिए ही, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या था, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, खेतों को आर्टिफिशियली पानी प्रोवाइड करना। अब वो फैसिलिटी नहीं था, ठीक है ना, मेनली फार्मर्स रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट था। तो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट मतलब वो तो किस्मत की सहारा है ना, तुम सब कुछ सही किया, बारिश नहीं हुआ, तुम्हारा किस्मत खराब, क्रॉप खराब। तुम सब कुछ सही किया, बारिश बहुत ज्यादा हो गया, फ्लड आ गया, तो भी तुम्हारा क्रॉप खराब, है ना, समझ में आ रहा है। तो यही सब प्रॉब्लम था लो प्रोडक्टिविटी का। मॉडर्न मशीन्स आप यूज नहीं कर रहे थे, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स कुछ यूज नहीं हो रहा था। फार्मर्स बहुत ज्यादा पुअर थे और डिपेंडेंट थे मनी लेंडर्स के ऊपर, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जमींदार, है ना, साहूकार, जो लोन देता और हाई रेट में इंटरेस्ट चार्ज करता। देखना 70s का 60s का जो बॉलीवुड मूवी है उसी के ऊपर है। उसका माँ का कंगन गिरवी रख के लेके आया है पैसा, या अपना जमीन गिरवी रख दिया है, उसके बाद जो जमींदार है बहुत बदमाश है, वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वो चुका नहीं पाया, उसके ऊपर बहुत जुल्म किया, उसका जमीन छीन लिया, फिर वो बागी बन गया डाकू, फिर एक दिन आया बदला लेने, इसी के ऊपर स्टोरी पूरा रिवॉल्व होता था। तो देखो स्टोरी किस चीज के ऊपर रिवॉल्व होता है, जो चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दी सोसाइटी, उसी के ऊपर फिल्म बनता है। अब अभी वो सब फिल्म बनाएगा तो तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे, क्या बोल रहे भाई, ऐसी थोड़ी होता है, उस वक्त में ये दौर था तो उस हिसाब से बनता था। फिर तुम्हारा जब 90s में आया तो उसमें ज्वाइंट फैमिली वाला सिस्टम था, तो ज्वाइंट फैमिली के ऊपर मूवी बनने लगा। तो मूवी तो डिपिक्ट करता है सोसाइटी को, जैसा सोसाइटी वैसा मूवी, ठीक है। तो उस वक्त मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट था, मनी लेंडर्स लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था, ठीक है ना। अब क्योंकि किसान तो कोई बहुत पढ़ा लिखा या अमीर घर का लोग नहीं बनता था कि भाई हम बहुत करोड़पति आदमी है, चलो मेरा बेटा किसान बनेगा, वैसे तो नहीं था। किसान गरीब लोग था मेनली, तो उन लोग के पास पैसा रहता नहीं था, दे वर डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर, ठीक है।
तो पहला हो गया लो प्रोडक्टिविटी, समझ में आया क्या चीज, क्यों इंडियन इकोनॉमी जो है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, सॉरी इंडियन एग्रीकल्चर वो स्टैग्नेंट था, बैकवर्ड था। पहला है लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी क्यों था, ये सब रीजन की वजह से था। दूसरा था हाई डिपेंडेंसी ऑन मानसून, वही चीज, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर को बोला जाता था गैम्बल ऑफ मानसून, मतलब एक तरह का तुम गैम्बल कर रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, जुआ लगा रहे हो। अब जुआ में क्या होता है, बताओ तौफीक, क्या होता है जुआ में? पैसा लगाएंगे या तो डबल भी हो सकता है या तो फिर गायब भी हो सकता है। तो एक तरह का एग्रीकल्चर को भी गैम्बल ऑफ मानसून बोला जाता था, है ना मोहित, समझे? गैम्बल ऑफ मानसून का मतलब अब तुम तो सब काम सही किए, तुम एक तरह का लगा दिए दाव, अब आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। गुड रेनफॉल होता तो प्रोडक्शन नॉर्मल होता, खराब रेनफॉल होता क्रॉप फेलियर एंड फैमिन, फैमिन मतलब अकाल पड़ गया, खाने का कमी, ठीक है। देखिए होगे तो शहर में तो सब मोटा मोटा आदमी लगा, पेट पेट निकला हुआ हम लोग की तरह, गाँव मतलब अभी तो उतना होता नहीं, लेकिन फिर भी तुम अगर मारोगे ना फैमिन इफेक्टेड एरियाज, तो इंसान लोग मतलब हिस्ट्री बुक में तुम लोग देखे होगे, आईसीएसई की हिस्ट्री में था, एकदम आदमी हड्डी चमड़ा होके उसका पूरा पसली नजर आ रहा, इतना मतलब अकाल में ऐसा होता था। कोई क्रॉप इंश्योरेंस तो उस वक्त था नहीं, अभी तो भाई क्रॉप इंश्योरेंस है। लैक ऑफ इरिगेशन प्रिवेंटेड मल्टीपल क्रॉपिंग, भाई यहाँ एक ही पौधा एक ही क्रॉप के लिए पानी का कमी चल रहा है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होगा। तो दूसरा हो गया, तीसरा रीजन था एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट। एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट का मतलब अगर सब कुछ सही हो गया, क्रॉप भी अच्छे से हो गया, बेचोगे कहाँ, वो ऑर्गेनाइज मार्केट तो है नहीं। अब जमींदार लोग क्या करता था ना, ठीक है बेटा इतना में बेचो, बोलता नहीं इतना में नहीं बेचेंगे, बोले ठीक है मत बेचो, रुको थोड़ा। अब उसको तो पता है ये रुक नहीं सकता है, कट गया है, थोड़ा दिन में उसको बेचना है, समझ में आ रहा है बात, थोड़ा दिन में उसको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पैसा और है नहीं स्टोर करके रखने का, उसका घर में जरूरत है, उसका बेटी का शादी है, बीवी नहीं यार बेटी का क्या, ठीक है। कोई प्रॉपर मार्केट नहीं था टू सेल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं था, गांव से वो बहुत मुश्किल से अपना क्रॉप जो है मार्केट तक लाया, आज उसको बेचना ही है, नहीं बेचेगा तो इतना भी पैसा नहीं है कि वापस लेकर जा सके, हाँ क्रॉप भी जो है खराब हो जाएगा। तो फार्मर को अपना बहुत सारा टाइम प्रोड्यूस लोकल ट्रेडर को सस्ता में बेच देना पड़ता था, जाओ भाई समझ में आ रहा है, और पैसा कमा लेता था मिडिल मैन और मनी लेंडर, बीच का जो ब्रोकर लोग रहता है इंटरमीडियरी, वो लोग कमा के निकल जाता था। तो डिस्ट्रेस सेल बहुत कॉमन था। डिस्ट्रेस सेल मतलब पैसा का जरूरत है, सस्ता में जोत होता, औने पौने नाम में निकाल दिए, ठीक है। पैसा का जरूरत है, हमको पता है कि मेरे पास पैसा और नहीं है घर चलाने के लिए, ठीक है, मेरे पास पैसा और घर चलाने के लिए नहीं है, तो जो दाम दे रहा दे दो, क्रॉप रखने का कोई फैसिलिटी मेरे पास नहीं है, जो दाम में बिक रहा है बेच दो। देखते हो ना जनरली जो बाजार उजार लेने जाता है उनसे पूछना, तो लेट में कोई बाजार लेने जाता है तो लेट में बाजार लेने में उसको सस्ता पड़ता है, क्यों, एंडिंग में सब्जी वालों को बोलता है भाई जो दाम मिले बेच के हटाओ यार, अभी क्या वापस लेके जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। वो बोलता है यार अब 2 kg बचा हुआ है, 1 kg, देखना एंडिंग में कोई जाता है तो बोलता है इतना सब्जी बचा इतना में ले लो, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल, वो उतना वापस लेके नहीं जा सकते, उसको बेच ही के निकलना है। अभी सबका बहुत कोई फायदा उठाते हैं, समझ में आ रहा है बात। फिर स्ट्रेस ऑन कमर्शियल स्टॉक क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स 2 तरह का होता है, ज्योग्राफी में पढ़े होगे आप लोग, फूड क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप, पढ़े हो ना, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, देखिए अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब आएगा। फूड क्रॉप का मतलब होता है, फिजिक्स भी है, देखो कमर्शियल क्रॉप का मतलब होता है वो, या कैश क्रॉप जिसको हम लोग बोलते हैं कैश क्रॉप, मतलब वो क्रॉप जो कि मेनली सेल करने के लिए उगाया जाता है, ठीक है ना, जैसे कि टी, कॉफी, रबर, इंडिगो। इंडिगो का मतलब क्या होता है बोले तो नील, नील, अरे वो जो उजाला है, उजाला 4 बूंदों वाला उजाला, तो नीली तो है वो, नहीं सुने ऐड, उजाला का ऐड नहीं सुने तुम लोग कभी, तो फिर
क्या बोले, आपका पूरा गा के सुनाई तुम लोग को। तो कमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस देता था ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। फूड क्रॉप को निगलेक्ट करता था, गेहूं चावल ये सब जो उस वक्त था, धान, जिसके वजह से क्या हुआ ना, फूड का शॉर्टेज होने लगा कंट्री में, फ्रीक्वेंट फैमिन्स, अकाल पड़ने लगा। और इसी रीजन की वजह से बंगाल फैमिन ऑफ 1943 बहुत फेमस है, इसमें लाखों लोगों का जान चला गया था। फिर बहुत सारा फैमिन्स आया था ऐसे। अब वो लोग क्यों इसको बोलता था, बोले तो फूड क्रॉप को मत उगा के ये होगा नहीं बोलता था। सुनिए अगर तुम लोग इंडिगो प्लांटर्स का जो क्या नाम है प्रोटेस्ट जो था बिहार चंपारण में, जो गांधी जी जाके फिर सत्याग्रह किए थे, क्योंकि देखो इस दौरान में अगर आप लिंक करो आपको समझ में आएगा इकोनॉमिक्स को, क्यों ये लोग फूड क्रॉप उगाने बोल रहा था, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा था। सिर्फ पैसे के लिए नहीं, इस दौरान में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। वो लोग को अपने इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, कॉटन चाहिए था, कॉफी चाहिए था, इंडिगो चाहिए था, रबर चाहिए था। तो वो लोग क्या करता था, अपने कॉलोनीज से जबरदस्ती, मतलब जो गुलाम कंट्री है उन लोगों का, जबरदस्ती फार्मर्स लोग को फोर्स करके, मार पीट के, अगर कोई फार्मर नहीं सुनता उसको मारा पीटा जाता, उसका खेत जला दिया जाता, उसका क्रॉप नष्ट कर दिया जाता, जबरदस्ती उगाता कैश क्रॉप्स, और यहां से सस्ता में रॉ मटेरियल लेके निकल जाता इंग्लैंड, और इंग्लैंड में अपना मशीन से बनाता कंप्लीट गुड्स, अब उसी को फिर महंगा में लाके इंडिया में बेचते। ऐसा था, मतलब तुमसे ही रॉ मटेरियल सस्ता से लेके जा रहे, मान लो तुम्हारा दूध का दुकान है, हम तुमसे सस्ता में दूध लेके जा रहे, आप फिर आ रहे वापस पनीर, चीज, क्रीम ये सब बनाकर, कर्ड, और तुमको ही डबल ट्रिपल दाम में बेच रहे। ऐसा होता था, ठीक है। लेबर इंटेंसिव मेथड्स मेनली जो यूज होता था टेक्निक प्रोडक्शन के लिए, वो लेबर इंटेंसिव था। मतलब देखो मशीन तो था नहीं, तुम लोग देखे होगे मदर इंडिया, देखे हो मूवी मदर इंडिया, सुनील दत्त का नहीं देखे, बहुत पुराना मूवी है, अच्छा मूवी है वाला। तो उसमें जो नरगिस रहती है, मतलब सुनील दत्त की जो माँ का रोल प्ले करती है, वो मतलब अपने से भी बैल की जगह खुद से पूरा हल जोत रही थी। तो मतलब लेबर इंटेंसिव मेथड था, ठीक है ना, लेबर इंटेंसिव मेथड। ज्यादातर काम लेबर खुद से करता था, फार्मर अपने हाथ से करता था, डिपेंडेंट था मैनुअल लेबर के ऊपर, मशीन था ही नहीं। अभी तो मशीन आ गई है, थ्रेशिंग मशीन आ गया है, हल जोतने के लिए ट्रैक्टर आ गया है, फिर तुम्हारा पेस्टिसाइड्स देने के लिए अलग अलग स्प्रे आ गया है। उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था, जो करना है सब हाथ से करना है। अब भाई तुम ही सोचो, तुमको एक घर, एक छोटा सा घर का एग्जाम्पल ले लेते, तुमको एक घर साफ करना है। अब एक है तुम हाथ से साफ कर रहे हो, और दूसरे तुमको वैक्यूम क्लीनर दे दिया गया, तो ऑब्वियस बात है वैक्यूम क्लीनर से जल्दी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो और लेबर चीप था, अबंडेंट में अवेलेबल था, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ना। बाबा का खेत है, उसमें 2 बेटा है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। कोई इंसेंटिव ही नहीं था मैकेनाइजेशन का, उतना पैसा कहां से आएगा, कहां से लेगा ट्रैक्टर आदमी। तो जो बैल है, बैल के थ्रू ही खेती हो रहा है, हाथ से ही सब काम हो रहा है। तो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज कर रहा था, जिसमें कोई स्कोप उतना ग्रोथ का नहीं है। फ्यूडियल सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर था। क्या मतलब है सर फ्यूडियल सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर का? लैंड वॉज मेनली ओन्ड बाय लैंडलॉर्ड, और फार्मर वहां पे टेनेंट था, अपना लैंड नहीं था उसका। ज्यादातर इनकम जो था वो लैंडलॉर्ड कमाता था, फार्मर के पास कोई मोटिवेशन ही नहीं था तो वो मेहनत करे बहुत ज्यादा, ठीक है। और एक्सप्लॉयटेशन बहुत हाई था, भूखमरी पॉवर्टी बढ़ते जा रहा था, क्योंकि लैंड का ओनर तो जमींदार है, हम तो ऐसा वहां पे टेनेंट काम कर रहे हैं, तो मेरा तो जमीन भी अपना नहीं है, हमको तो कभी भी निकाला जा सकता है। सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग फैमिली मेंबर्स। अब देखो ओवर जनरेशन, मान लो ये 1 एकड़ जमीन है, ये था दादा का, अब दादा का था फॉर एग्जाम्पल, मान लो पहले तो दादा ही होता था, 9 बेटा, अब ये 9 हिस्सा में बढ़ गया। अब एक एक बेटा को कितना मिला, ये तुम्हारे पापा के हिस्सा में आया। अब तुम लोग 5 भाई, ये चलो 3 भाई, ठीक है, 1 2 3, अब तुम्हारे हिस्सा में आया इतना, तो दादा का जमीन तो इतना था, लेकिन तुमको मिल रहा है इतना, है ना। अब मान लो तुम्हारा 2 बेटा हो गया, तो फिर से डिवाइड हो गया, उसको बेचारा को एक ही हिस्सा मिल रहे हैं, तो क्या हुआ, इसी को बोलते हैं
इसी को बोलते हैं सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। समझ में आ रहा बात? इसको ही बोलते हैं सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। तो लैंड फैमिली मेंबर्स में जनरेशन आफ्टर जनरेशन डिवाइड होते 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 एकदम छोटा होल्डिंग मिलते हैं। मतलब सुनिए बोलेगा अरे मेरे दादा का तो पूरा गांव था, कोई कोई फेंकने भी लगता है, अरे इतना बड़ा था ना, सुबह में चलना स्टार्ट करते थे, दूसरा दिन रात में पहुंचते थे एंडिंग में। ऐसा था एक दिन में हरा गए थे तो 2 महीना बाद मिले थे। ऐसा तो कोई कोई बोलता है, सुने नहीं है, अरे मैं बहुत जमीन था गांव में, इतना था ना कि पापा एक बार हरा गए थे, मिले ही नहीं आज तक। तो ऐसा तो लैंड होल्डिंग क्या रहता है, ये बिकेम वेरी स्मॉल एंड स्कैटर्ड, छोटा होते जाता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब स्मॉल फार्म्स जो है अनइकोनॉमिकल और अनसूटेबल है मॉडर्न फार्मिंग का। अब देखो तुम्हारा इतना बड़ा जगह रहता है, तुम उसमें कोई मॉडर्न टेक्निक यूज करते हो, तुम बोलोगे यार इतनी सा जगह है मेरे पास, है जो इतनी सा जगह, इसके ऊपर क्या खर्चा करना था, छोड़ दो ऐसी, थोड़ा बहुत ये करके छोड़ दो, ठीक है। और ब्रिटिश भी लैंड को कंसोलिडेट करने के लिए कुछ किया नहीं। तो यही सब रीजन था व्हाई द इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज स्टैग्नेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इंडियन एग्रीकल्चर बिकेम बैकवर्ड, रिस्की एंड अनप्रोडक्टिव। फार्मर गरीब ही रहा, फार्मर फ्रीक्वेंटली फैमिन फ्रीक्वेंटली होने लगा, भूखमरी हो जाता था, खाना का अकाल पड़ जाता था। एग्रीकल्चरल फेल टू डेवलप टिल इंडिपेंडेंस इंडिया, क्योंकि देखो वो लोग का तो है ही नहीं मकसद कि कंट्री ग्रो करे, वो लोग को अपना इंटरेस्ट, ब्रिटिशर्स इंडिया में आपके भलाई के लिए नहीं आया था, वो लोग अपना इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए आए थे, अपना फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लूट कर लेकर जाना है, ठीक है। अब इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर, देखो इंडिया मेनली उस वक्त तो एग्रीकल्चर में उतना ग्रो किया नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थोड़ा बहुत भी हैंडीक्राफ्ट एंड ऑल था उसका भी काम तमाम कर देता था। अब देखो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर था, लेकिन इंडस्ट्रीज पूरे तरीके से एब्सेंट नहीं था, थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज भी था। बिफोर द अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया का एक स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत फेमस था, ठीक है ना, मतलब हाथ से किया वो जो कलाकारी रहता है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगैन टू डेवलप इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, रेलवेज डेवलप होने लगा। पहला कॉटन मिल इस्टेब्लिश हुआ घुसरी नियर हावड़ा इन 1838 में, पहला इंडिया का पहला कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटन मिल स्टैब्लिश हुआ। फर्स्ट जूट स्पिनिंग मिल वॉज स्टैब्लिश्ड एज रिश्रा इन 1855, ये भी कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही है रिश्रा, ठीक है। बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी बिस्को स्टैब्लिश आयरन प्रोडक्शन एट बराकर, ये भी बंगाल में ही है, नाम सुने होंगे जगह का। स्टील प्रोडक्शन बिगेन इन 1908, ठीक है ना, एट साकची, ठीक है, मतलब अभी जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर सुने हो ना, जो कि झारखंड में एक पूरा सिटी है। रेलवे कंस्ट्रक्शन लाइन 1850 में, पहला रेलवे लाइन बॉम्बे और थाने के बीच में ओपन हुआ 1853 में। तो ऐसा नहीं है कि पूरा तरीका से हिंदुस्तान जो था एकदम एग्रीकल्चरल कंट्री था, नहीं, इंडस्ट्रीज भी डेवलप ब्रिटिश के आने से पहले ही देखो हो रहा था, ठीक है ना। 1947 में इंडिया का कुछ मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी था और बहुत सारा स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज था जो कि लोकेटेड था रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में। तो क्या रीजन था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, क्या हाल था इंडियन एग्रीकल्चर का, ठीक है, सॉरी इंडियन इंडस्ट्रीज का। व्हाट वाज द मेन फीचर? पहला था स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एकदम थम सा गया था, स्लो हो गया था बहुत ज्यादा। 1859 एंड 1855 के बीच में पहला कॉटन मिल, जूट मिल, कोल माइन स्टैब्लिश हुआ। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी लगभग 194 कॉटन मिल्स, 36 जूट मिल्स और कोल प्रोडक्शन 6 मिलियन टन पर ईयर हो गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ गेन कर रहा था कुछ मोमेंटम, बट ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 ओवरऑल ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो गया। 2 वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था,
प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल था भाई, पैसा का कमी था, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज लैक ऑफ कैपिटल से सफर कर रहा था। ब्रिटिश एजेंसीज कैपिटल सप्लाई कर रहा था लेकिन बहुत धीरे धीरे और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कमीशन चार्ज कर रहा था, ठीक है। लार्ज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ले जा रहा था, तो कंपनीज भी लॉस में जाने लगा क्योंकि वो लोग फोर्सफुली ब्रिटिशर्स को बहुत हाई रेट ऑफ टैक्सेशन देना पड़ता था। प्राइवेट कैपिटल और गवर्नमेंट का सपोर्ट था ही नहीं भाई, देश पूरा भूखा नंगा था, उस वक्त खाने का नहीं था, कौन पैसा लगाएगा, और ब्रिटिश की तरफ से कोई मदद आ नहीं रहा था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, जिसके वजह से इंडस्ट्रीज बहुत ही स्लो था, बढ़ा ही नहीं, ठीक है। मर्चेंट कैपिटल नॉट इंडस्ट्रियल कैपिटल, ब्रिटिश कंट्रोल करता था मेनली हाफ ऑफ प्रोडक्शन सब मेजर इंडस्ट्रीज का, ठीक है ना। हिज शेयर डिक्लाइन टू 10% एंड ओनली टू 4% बाय 1947। ब्रिटिश कैपिटल इंडिया में मेनली मर्चेंट कैपिटल था, मतलब पैसा लगा दिया प्रॉफिट लेके जाएंगे, कुछ करना नहीं है, तुम भेड़ बकरी के तेरे खटो, हम आएंगे, मेरा पैसा लगा हुआ है, हम प्रॉफिट लेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंस मर्चेंट कैपिटल डज नॉट क्रिएट वैल्यू, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ ही नहीं। अनफेवरेबल टैरिफ पॉलिसी, अनफेवरेबल टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या था? अनफेवरेबल टैरिफ पॉलिसी का मतलब था कि ब्रिटिशर्स अगर इंडिया से कोई सामान लेकर जा रहा है वो फ्री, कोई टैक्स नहीं, चाहिए जाइए लेके जाइए, जितना हो सकता है लूट लीजिए। और अगर इंडियन ब्रिटिशर्स में कुछ बेचने जा रहा है उसके लंबा टैक्स, मतलब अगर ब्रिटिशर्स चाहे, देखो होता क्या था, डबल ट्रिपल मतलब फंसा देता था। ब्रिटिशर्स इंडिया में कुछ बेचना चाहते हैं, टैक्स फ्री बेचिए, लेकिन अगर इंडियन कोई ब्रिटिश कंट्रीज में बेच रहा है 10 रुपए का सामान में 50 रुपए टैक्स लगा दिया तो बिकेगा ही नहीं वो, समझ में आ रहा बात। तो अनफेवरेबल टैरिफ पॉलिसी था। रॉ मटेरियल जो इंडिया से लेके जा रहा है ड्यूटी फ्री, कोई टैक्स नहीं, वहां से फिनिश प्रोडक्ट बना के भेज रहा है इंडिया में ड्यूटी फ्री, कोई टैक्स नहीं। इंडियन अगर बना के ब्रिटिशर्स में बेचेगा इतना टैक्स लगा दिया कि काम तमाम। क्यों? इसका कारण यही था ना कि तुम हम लोग का सामान, हम लोग के कंट्री में कुछ मत बेचो, हम लोग के कंट्री में तुम लोग हम लोग से नहीं कमा सकते हो, हम लोग तुम लोग से कमा सकते हो, समझ में आया? ऐसा था रीजन, यही था। हाँ खुला एकदम। अभी देखते हो ना, अभी तो इंडिया भी ये चीज करता है, जैसे कि टेस्ला का जो कार है उसके ऊपर 200%, 100%। अरे वो जो बाइक देखो ना, तो वो जो कौन सा बाइक है, नहीं वो जो बुलेट टाइप में जो था, हार्ली डेविडसन है, जो हार्ली डेविडसन के ऊपर 200-400% टैरिफ है। क्यों? क्योंकि अगर उतना टैरिफ नहीं लगाएगा तो बुलेट बिकना बंद हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो एक होता है डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, दूसरा होता है एक्सप्लॉइट करने के लिए कि एकदम इसको चूस लो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स लोग जो है इंडियन इंडस्ट्रीज को एकदम खून चूस लिया था पूरा, कुछ छोड़ा नहीं। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट पूरा तरीके से डिक्लाइन हो गया। जैसे देखो उस वक्त, अगर तुम लोग को याद होगा कि नहीं, अभी जैसे अभी जो चटाई है, चटाई मतलब समझे ना, मैट, वो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक। पहले जो था वो प्लास्टिक कवर वो नहीं रहता था, येलो कलर का एक देखना पतला सा स्टिक आता था, टिंका से वैसे बनता था, वो खजूर का आई थिंक कुछ ये रहता था। फिर जो पंखा जो रहता था, हैंड फैन जो रहता था, तो वो भी देखना उस तरह का लकड़ी का ही बना हुआ रहता है। अभी तो सब प्लास्टिक का आ गया। अब इससे क्या, वो जो हैंडीक्राफ्ट था उसका सेल डाउन हो गया। अब रीजन क्या है? एक तो ये सस्ता पड़ रहा भाई प्लास्टिक का है, एक तो लकड़ी में प्लास्टिक डाल दिया 5 रुपए में बन गया, और वो जो हाथ से बनाता था वो तो महंगा पड़ता था, समझ में आ रहा बात? तो उसी तरह ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जो हैंडीक्राफ्ट था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इसके ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया पहला, और फिर मशीन मेड गुड्स को जो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, तो मशीन मेड गुड्स तो सस्ता होता था भाई, तो उसका डिमांड बढ़ने लगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एकदम डिस्ट्रॉय हो गया, समझ में आ रहा है बात? इंडिया जो मेजर मैन्युफैक्चरर था वो डिक्लाइन करने लगा शार्पली, ठीक है। और इसी के थ्रू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री में देखने को मिला। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड आ गया। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड का मतलब अंडर ब्रिटिश रूल पीपल इंडिया में जो था मेनली अर्बन एलिट और रिच क्लास था, बिगैन इमिटेटिंग वेस्टर्न लाइफस्टाइल। मतलब क्या है, जो रिच इंडियन था अब वो लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपनाने लगा, मतलब टाई वाई पहन के, मतलब देख के कि भाई हम लोग जो है एकदम, हम लोग पढ़ा लिखा है, ब्रिटिशर्स की तरह है, धोती कुर्ता थोड़ी पहनेंगे, शर्ट पैंट पहन के घूम रहा है, इंग्लिश बात कर रहा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो एक नया पैटर्न ऑफ डिमांड क्रिएट होने लगा एलिट क्लास के, एलिट क्लास में,
समझ में आ रहा बात? जिसके वजह से मेनी एडुकेटेड एंड वेल्दी इंडियंस डेवलप कर लिया प्रेफरेंस फॉर ब्रिटिश गुड्स। आज भी देखो ना, आज भी अगर तुम देखो, तुमको एक कमोडिटी है जिसका कुछ तुम नाम रख दिया अजीब टाइप का, ब्रिटिशर्स नाम, इटालियन नाम, वो खुद चल जाएगा। तुम इंडियन नाम रखोगे नहीं चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शर्ट का पीटर इंग्लैंड, पीटर इंग्लैंड बहुत फेमस ब्रांड है शर्ट का, इंडियन कंपनी है, नाम है पीटर इंग्लैंड। और अगर मान लो कोई तुम पीटर इंग्लैंड का जगह कोई दूसरा नाम लिख देते, इंडियन नाम रख देते, तो उतना नहीं चलता। क्यों? आदमी को लग रहा है ये ब्रिटिशर्स ब्रांड है तो बाहर का कंपनी है, अच्छा होगा। समझ में आया? तो न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड क्रिएट होने लगा, इंडियन गुड्स का डिमांड घटने लगा। उसके बाद फिर रिवाइवलिज्म हुआ स्वदेशी मूवमेंट में, तो वो सब में थोड़ा बहुत देखने को मिला। ठीक है, इनसाइट, इकोनॉमिक इनसाइट, वेस्टर्न एजुकेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से इंडियन गुड्स का डिमांड कम होने लगा। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब भाई हमको दिखाना है कि हम भी ब्रिटिश की तरह पढ़ा लिखा है, तो हम भी वैसे कपड़ा पहन रहे, वैसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे, तो इंडियन गुड्स का डिमांड कम होने लगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, रेलवेज इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो बहुत कोई बोलता है ना, देखो ब्रिटिशर्स लोग कितना अच्छा था, रेलवे लाया, हावड़ा ब्रिज बना दिया। भाई तुम्हारे लिए नहीं बनाया कि बेचारों को बहुत तकलीफ होता है, तैर के जानी पड़ता है, चल एक तो ब्रिज बना दे रहे। नहीं, वो लोग जो भी काम किया है अपना इंटरेस्ट के लिए किया है। रेलवे इंट्रोड्यूस इसलिए किया क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है इंडिया, इंडिया से क्या है ना, बांग्लादेश से लेके पूरा पाकिस्तान, देख रहे हो कितना लंबा कंट्रीज है। अब यहाँ से सामान लूट के उसको लेकर जाना है दूसरे कंट्रीज में, अपने कंट्रीज में, तो उसके लिए एक फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, रेलवे इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में आया? उस वक्त रेलवेज में एसी क्लास होता था। अब जब उस वक्त तो इलेक्ट्रिक था नहीं, तो एसी कैसे चलता था? तो बर्फ जो रहता था, बड़ा बर्फ का जो सिल्ली है, तो स्टेशन में इसके अंदर डाल दिया जाता था, ट्रेन के इसके अंदर, जिससे पूरा कंपार्टमेंट ठंडा रहता था, और फिर उसको टाइम टू टाइम चेंज किया जाता था। एंड दैट वाज रिजर्व्ड ओनली फॉर ब्रिटिशर्स। इंडियंस को फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं दिया जाता था। तो बहुत फेमस इंसिडेंट सुने होंगे ना, साउथ अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया था। सर उसमें क्या हुआ? इंडियंस। ठीक है, तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था। तो रेलवेज इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में ओनली। अब देखो ट्रूप्स को भेजना एक जगह से दूसरा जगह, उसमें होगा ट्रूप्स हो गया, मशीनरीज हो गया, गुड्स को यहां से वहां लाने में। तो बिकॉज ऑफ देयर कन्वीनियंसी वो लोग रेलवेज को डेवलप किया और एक्सपैंड किया, सो दैट इतना बड़ा जो कंट्री है इंडिया, इसको सही से मैनेज किया जाए। तो ऑल्दो ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड इंप्रूव हुआ, उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी लगा। ठीक है ना, तो यहां तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेट ऑफ ट्रेड एंड बैंकिंग से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़े हैं इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन एग्रीकल्चर, ऑन इंडस्ट्रीज। यहां पे आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, 1-2 क्लास और लगेगा, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक ही क्लास लगेगा, एक क्लास और लगेगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इससे हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। इजी टॉपिक है, इट इज नॉट वेरी टफ। ठीक है, तो 1 से 2 क्लास में और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक ही क्लास में हो जाएगा, 2 क्लास नहीं लगेगा। यहां तक का कोई भी डाउट हो हमसे पूछिए। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है, जितना बुक में दिया हुआ ये वाला उतना ही पढ़ना है। ठीक है।